नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है और इसके तहत पीएफआई पर अगले 5 सालों तक प्रतिबंध लगा दिया गया। इस फैसले के बाद अब बिहार में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ चली है, जहां पर तमाम पार्टियों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जहां पर जेडीयू और आरजेडी की ओर से और कांग्रेस की ओर से इस पर बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधा गया है, वहीं पर बीजेपी ने विरोधियों के आरोप पर जवाब दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। कहता है जब 1947 तक मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, स्लीपर सेल चलाता है आरएसएस। समझ नहीं है तुष्टीकरण की नीति के तहत वोट बैंक के लालच में देश विरोधी चीजों को भी समर्थन करना विपक्ष की आदत बनी। आज तक किसी ने जाना कि आरएसएस का सालाना बजट क्या है, इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो किसी को भी, किसी मस्जिद, किसी मदरसे को आप बैन कर सकते हैं। देश को धोखा देने के लिए इतना ही काफी है कि देश प्रेम और देशद्रोह का लाइसेंस निर्गत आप करते रहते हैं। पीएफआई के बारे में बैन लगाना कोई समाधान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को या जो भारत में जो सरकारें चल रही है भाजपा की, उसको ईमानदारी से धर्मनिरपेक्षता के चश्मे से देखना चाहिए। उसमें जो भी जिस तरह के संगठन हो, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ हो, चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता के पक्ष में हो, या किसी भी तरह के इस तरह के जो संगठन होते हैं, उस पर विचार करनी चाहिए और उस पर एक आयोग बना करके सर्वे करनी चाहिए। जो हिंसक गतिविधियों में शामिल होते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, विद्वेष की राजनीति करते हैं, विद्वेष फैलाते हैं, तनाव पैदा करते हैं, ऐसे तमाम संगठनों पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये अपने आप में एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा हो रहा है, बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर है। तो मैं समझता हूँ ऐसी सरकारों को इस बारे में इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ऐसे तमाम संगठनों को जिनकी गतिविधियां गैर कानूनी हैं, उन पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। और वहीं देखिए, बिहार की कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने पीएफआई पर लगाए गए बैन के फैसले को राजनीतिक करार दिया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा है कि आखिर ये बैन पहले क्यों नहीं लगाया गया। सुधाकर सिंह ने पटना एसएसपी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें पटना एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की थी और इस बयान पर जमकर बवाल भी हुआ था। जब कार्रवाई हुई थी तो पटना के एसएसपी ने एक बयान दिया था और हमारा स्टैंड वही है जो पटना के एसएसपी का बयान था कि राष्ट्र में ऐसे कई संगठन हैं पीएफआई जैसे, जो अपने धार्मिक और सामाजिक हितों के प्रतिनिधित्व करते हैं और वो प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो हम अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए, यह उनका बयान था। मैं उस बात से आज भी सहमत हूँ और यह जो कार्रवाई है एक पक्षीय कार्रवाई है और एक समाज को डराने और धमकाने के प्रयास के रूप में मैं देखता हूँ। अन्यथा 8 साल से सरकार में है भाजपा के लोग, देश में बैठे हुए लोग, आज अचानक से कैसे गैरकानूनी हो गए? और क्या भारत की सरकार की एजेंसियां 8 साल सो ही रहीं? और देखिए, पीएफआई पर लगाए गए बैन को लेकर अब बिहार की सियासत चरम पर है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बयान दिया है और इसे एक चुनावी स्टंट करार दिया है। मैं ये कहूँगा कि इस पर वो जांच करना चाहिए। जांच के बाद और किसी संगठन, जो संगठन है आज का नहीं पहले का है, एक बार जो बैन कर देना ये गलत है, उस पर आप जांच करिए, उसमें जो गलत हैं, जो गलत थे उसको आप पाते हैं उस पर कार्रवाई करिए। किसी संगठन के देखिए सीधे मतलब उनका है टारगेट बना रहे हैं, अपने चुनाव का टारगेट बना के चल रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है। हम यही कहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा सब मत करें। देश जो हमारा बड़ा खूबसूरत है, वो तो हर जगह है, ऐसा नहीं है वही है। और भी जो संगठन है छोटी छोटी है, हर पार्टी का जो संगठन है उसको कहीं ना कहीं 4-6 आप गलत मिल जाएंगे, क्योंकि नौजवानों का होता है तो कहीं ना नौजवान गड़बड़ हो जाते हैं कभी कभी, उसका आप जांच करके कार्रवाई करिए, किसी को बैन कर देना।
और वहीं पीएफआई पर लगे 5 साल के बैन को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे फैसले राजनीतिक फायदे के लिए भी उठाए जाते हैं। ऐसे में ये देखना बेहद जरूरी होगा कि इस फैसले के पीछे राजनीतिक साजिश है या नहीं। सुनिए। जिस विषय पर अभी आप बता रहे हैं, इस विषय पर क्या कुछ हुआ है, अभी डिटेल जानकारी हमको जब तक नहीं मिलेगी तो स्पेसिफिक इस विषय पर हम क्या बताएंगे। हमने जनरल एक राय बताई कि किसी विषय में सरकार को अलग इंटेंशन से नहीं काम करना चाहिए, लेकिन इस विषय पर तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही बता पाएंगे। और पीएफआई पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि बाय बाय पीएफआई। वो ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं जहां पर गिरिराज सिंह ने साफ साफ पीएफआई पर जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से उस पर ये ट्वीट गिरिराज सिंह का सामने, जहां पर गिरिराज सिंह ने बहुत ही सधे शब्दों में लिखा है कि बाय बाय पीएफआई, यानी कि अब पीएफआई का नामो निशान अगले 5 सालों तक नहीं देखने को मिलेगा। और वहीं पीएफआई पर बैन के फैसले को सुशील कुमार मोदी ने स्वागत योग्य करार दिया है, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। यही महागठबंधन है जो बिहार में पीएफआई को अपना नैतिक समर्थन दे रहा है, उनको बचाने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता श्री शिवानंद तिवारी, वो पीएफआई के कुछ वॉलंटियर्स ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया महाराष्ट्र के अंदर तो उसका समर्थन कर रहे थे। कह रहे हैं शिवानंद तिवारी कि वो अपना विरोध प्रकट कर दिए। भी विरोध प्रकट करने का एक तरीका है। शिवानंद तिवारी पर तो और सेडिशन का केस चलना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, एक बड़ा फैसला लिया गया केंद्र सरकार की ओर से और पीएफआई पर अगले 5 सालों तक बैन लगा दिया गया, लेकिन इस फैसले के सामने आने के बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ चली है। जहां पर बीजेपी की ओर से इस फैसले को स्वागत योग्य करार दिया गया है, वहीं विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर ये बैन पहले क्यों नहीं लगाया गया। मामले पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं किसी भी राजनीतिक दल का, तो बीजेपी को छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि भाई इतने सालों से अगर ऐसा एक्टिव था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और जेडीयू के प्रवक्ता और पूर्व विधायक मंजीत सिंह। बचौल जी, आप ही से शुरू कर लेते हैं। आपके विरोधी कर रहे हैं कि इस टाइम में क्यों, इसके पहले भी तो इतने दिनों से आप सरकार में थे जेडीयू के साथ, तब आपको समझ में नहीं आता कि पीएफआई पर इतनी कार्रवाई होनी चाहिए, अब अचानक से ये कार्रवाई। देखिए, अपने देश में कुछ ना कुछ नियम कानून है। जब पुख्ता सबूत मिल गया है, सही समय पर उचित कार्रवाई हुई है। ये 1947 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये गजवा हिंद की बात करते हैं, ये जिहाद की बात करते हैं। छात्रों के बीच में, महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में इनका पैरेलल संगठन है और देश तोड़ने की बात करते हैं। तो बिहार में कुछ दिन पहले तो आपकी सरकार थी ना, तो आप भी सरकार में शामिल थे, उस समय आप लोगों ने ये मांग क्यों नहीं उठाई थी कि बैन हो जाना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार परिस्थिति के कारण थी, हमारी विचारधारा कुछ अलग है, हमारे मित्र जदयू की विचारधारा कुछ अलग थी। परिस्थिति की वजह से कुछ भी आप ये कर लेंगे, बिल्कुल। देखिए, हम आएंगे आपके पास। मंजी जी, ये तो कह रहे कि परिस्थिति की वजह से हम लोग उस समय तक कुछ नहीं बोल पाए थे। देखिए, इनकी नीति आज तक किसी विषय पर स्पष्ट नहीं रही है। पीएफआई का मामला जो पूरे देश में छापेमारी चल रही है या पीएफआई पर बैंड की बात हो रही है, इसका विरोध कौन कर रहा है, इससे असहमत कौन है? यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पुख्ता साबूत साक्ष्य के आधार पर अगर एनआईए कार्रवाई कर रही है तो अच्छी बात है। तो अब सबूत के आधार ही पे न कार्रवाई होगी, बिना सबूत का तो नहीं हुआ होगा। लेकिन सवाल एक है कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता केंद्र में दिल्ली में, कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता 2020 में, तो यह बात बतानी चाहिए जब पीएफआई की घटनाएं आतंकी कर्नाटक में घटी 2020 में और कर्नाटक की पुलिस ने इसकी सूचना विधिवत रूप से दी, तो एनआईए क्या कर रहा था, केंद्र सरकार क्या कर रही थी? लेकिन मंजीत, एक बात बताइए, अब अगर मान लीजिए कार्रवाई हो गई तो क्या आपको कार्रवाई सही नहीं लग रही है?
हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। तो फिर सवाल कहाँ से उठ रहा है? हम इससे असहमत कहाँ से हैं? इसका विरोध कौन कर रहा है? पार्टी के नेता कर रहे हैं कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से आप बचौल जी की बातों को सुन रहे हैं। आपने पूछा तो ये चले गए हिंदू मुस्लिम पर, ये चले जाएंगे हिंदुस्तान पीएफआई पे अगर पीएफआई पे कार्रवाई होती है, सुरक्षा के सवाल पर आप हम लोगों को ये क्या बोल रहे हैं? आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप जानबूझ के इस तरीके से बात कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण की स्थिति हो जाए। देखिए, ध्रुवीकरण की नहीं, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र पर खतरा आएगा, एक्शन लेंगे ही। इन लोगों की तरह नहीं जो समीकरणवादी और तुष्टीकरण नीति के तहत। आपको आप एक बात बताइए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो महागठबंधन है वो राष्ट्र की भावना उनमें नहीं है? ऐसे क्यों आपको लगता है? निश्चित रूप से नहीं है। तुष्टीकरण पीएफआई ऐसे संगठन पर बैन की बात हुई है, चाहे वो जदयू के लोग हों, राजद के लोग हों, सारे लोग कह रहे हैं समय नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, आए माए गा रहे हैं। आनंद जी, पीएफआई के मामले में पहली जानकारी बिहार पुलिस को हुई थी फुलवाड़ी शरीफ में, और बिहार पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। इनको तो बिहार पुलिस और बिहार के एसएसपी को, पटना के एसएसपी को धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये तो इन्होंने बोला कि फुलवाड़ी शरीफ में सबसे पहले कार्रवाई नहीं, एनआईए छापा मारा था। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम होने वाला था 12 जुलाई को बिहार में, उससे ठीक एक दिन पहले एनआईए ने छापा मारा, और जब वो पोल खुल गया तो तुष्टीकरण नीति के तहत नीतीश जी पाला ही बदल लिए। कितना सफेद झूठ इस बिहार विधानसभा के परिसर में कि पहले बिहार की पुलिस ने पीएफआई के बारे में जानकारी हुई, त्वरित कार्रवाई हुई, प्राथमिकी दर्ज हुई, और जब इस मामले का बिहार की पुलिस ने उद्भेदन किया, पटना के एसएसपी ने किया, तब एनआईए की टीम आई और इस मामले को टेकअप किया। इस मामले को झुठलाने की कोशिश हो रही है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की चाल चल रही है। ये दोनों से सवाल है। पटना के बगल में फुलवाड़ी है, वहाँ इतने गतिविधि चल रही थी, आपको लेट से जानकारी मिली। पहला सवाल आपसे ये सवाल है कि जब कार्रवाई की बात हो रही थी पीएफआई पे, सबसे पहले फुलवाड़ी शरीफ में हुई, तो जिसके बारे में दावा कर रहे हैं, तो दोनों का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पीएफआई के अगेंस्ट में ईडी की भी कार्रवाई हुई, सीबीआई की भी कार्रवाई हुई। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, जहां जहां उनका स्लीपर सेल था, अमित शाह का दौरा था। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं, चूंकि अभी जो सरकार है उस पर विश्वास किया नहीं जा सकता है। वो आतंकवादी और वोट के लालच में क्या ये सीधे कह देना कि कोई भी सरकार वोट के लालच में आतंकियों से हाथ मिला ली, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। जब से इनकी सत्ता बिहार में गई है, अनर्गल प्रलाप करने की आदत भारतीय जनता पार्टी की है। किस तरह से इस देश का माहौल खराब हो, किस तरह से ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इस पर गंभीर होना चाहिए। यही और सवाल है। मैं इसी बात को कह रहा हूं कि पीएफआई के मामले में पहली कार्रवाई जहां एनआईए को, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को करनी चाहिए, वहां बिहार की पुलिस कर रही है। इस पर तो केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, देश की जनता को बतानी चाहिए। देश की जनता को बताना चाहिए। सवाल तो है ना उधर से? कहीं कोई सवाल नहीं है। एनआईए कार्रवाई की है और ये लोग तुष्टीकरण के नीति में विश्वास करते हैं। और तुष्टीकरण जरा अर्थ समझाइए। तुष्टीकरण की बात बार बार बोल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए अगर पीएफआई पे कार्रवाई नहीं होती, तुष्टीकरण कैसे हो जाएगा? क्यों लगता है आपको ऐसा? निश्चित रूप से वोट के लालच में ये लोग समीकरणवादी लोग हैं। ये लोग सनातन संस्कृति के जो मानने वाले हिंदू समाज हैं, उसमें जातियों को ले लो। आनंद जी, ये मुद्दे को अब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है केंद्र की सरकार से, राष्ट्रीय एजेंसियां से, कि 2020 में जो कर्नाटक में पीएफआई की घटनाएं घटित हुई थी, यह केंद्र सरकार के जानकारी में था। कर्नाटक की पुलिस ने सूचनाएं दी थी, तो 2 सालों तक 22 तक ये पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को क्यों विस्तारित होने दिए? मंजी जी, अब ठीक है, मंजी जी, तो जवाब नहीं आ रहा। मंजी जी, अब एक सवाल है ना कि अब अगर पीएफआई पे कार्रवाई हो गई, 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया, तो आपको अब क्या एतराज है? हमारी कोई असहमति नहीं हो। राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से क्यों बयान आ रहा है इस तरह? राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, इस पर कोई असहमत नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये केवल बिहार के अंदर नहीं है, 17-18 राज्यों में पीएफआई की घटना घट रही है। केंद्र में सरकार इतने दिनों से मंजी एक सवाल ये है ना कि आपको याद होगा कि जो ईडी ने रिपोर्ट दिया था कि भाई प्रधानमंत्री का जब दौरा होने वाला था, उस समय फुलवाड़ी शरीफ में साजिश रची जा रही थी पीएफआई की तरफ से। देखिए, उसके पूर्व में ही पटना के एसएसपी ने पीएफआई का उद्भेदन किया, घटना में एफआईआर की, तड़ातोड़ कार्रवाई हुआ, सब जगह हुआ। तो आप अभी मानते हैं ना कार्रवाई तभी हुआ ना कि भाई पीएफआई, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी इस मामले को लेती है,
तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी पर सवाल है कि बिहार की पुलिस और बिहार की सरकार पर है। तो आपके राज्य में ये सब हो रहा था, सवाल तो आप पे भी उठेगा ना। पूरे देश ये निश्चित रूप से जो देश के विरुद्ध सोचने वाले हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने के गैंग हैं, जो इशरत जहां को भी बिहार की बेटी बनाने वाले लोग हैं, आतंकवादियों को सगा संबंधी बनाने वाले लोग हैं, वो लोगों को कष्ट होगा ही। ये देश तोड़ने वाली संस्था है, इस पर उचित समय पर उचित कार्रवाई हुई है। बचौल जी मुद्दे से भटका रहे हैं। हम तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंतित है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो, और ये इस मुद्दे को फिर किस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं। सीधे पीएफआई के मामले पर इनको स्पष्ट करना चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूं कि केंद्र में इनकी सरकार 2020 में, कर्नाटक में इनकी सरकार 2020 में पीएफआई की घटनाएं घटित होती हैं, केंद्र की सरकार 2 सालों तक विस्तारित क्यों होने दिया पीएफआई को, और उस सेंट्रल एजेंसी ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, और इसी कारण कर्नाटक के मामले के बाद यह देश में विस्तारित हुआ। अगर उसी समय केंद्र की सरकार पीएफआई पर बैंड की रहती, उस संगठन पर कार्रवाई की रहती, तो आज देश में इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होती। इस पर केंद्र सरकार ये अब समझना होगा कि आखिर केंद्र सरकार के इस फैसले का कितना असर दिखता है, और पीएफआई जैसे दूसरे संगठन भी हैं उन पर कितना असर होता है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए, इस फैसले को लेकर जगदानंद सिंह की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है, वो भी आपको बताते हैं। जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि देश को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर 6-7 सालों से पीएफआई जैसे संगठन देश में आखिर पैदा क्यों हो रहे हैं। जगदानंद सिंह ने यह भी कहा कि इसके जड़ में जाना होगा, गांधी का देश आखिर गोडसे का कैसे हो गया। लेकिन ये सोचना पड़ेगा देश को, आखिर ये संस्थाएं 5-7 साल से क्यों पैदा हो रही हैं, क्यों? इस राष्ट्र में सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, अन्य धर्मावलंबी हैं, हमारे बहुमत हिंदू भाइयों का है। सवाल है कि ये भारत जब एक साथ रहता था तो कैसे लोगों के मन में दुर्भावनाएं उठ रही हैं, इसके अंदर भी जाना पड़ेगा। केवल व्यक्तियों के दोष तलाशने से नहीं, ये आया है समय क्यों। खुद लोग कहते हैं लाल किले पर चढ़कर 70 वर्षों का भारत, तो 70 वर्षों में बाकी 64 साल क्यों नहीं, 6-7 साल ही क्यों। और बड़ी खबर आपको मधुबनी से बताते चले, जहां पर 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना के बाद पूरे गाँव में तनाव का माहौल है और ग्रामीणों का यही कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। और वही देखिए, सीतामढ़ी से आपको खबर बताते हैं, जहां पर खाद की किल्लत की वजह से किसान इस वक्त बेहद परेशान है। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि खाद अगर सही समय पर उपलब्ध नहीं होगा तो उनके धान की रोपनी में रुकावट आएगी और इसकी वजह से जो धान की रोपनी है वो काफ़ी प्रभावित होगी। किसानों ने सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। जिन दुकानों में खाद है भी, वहां किसानों की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि किसानों को लंबे इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल पाता। इन सभी दुकानों का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले में यूरिया खाद को लेकर किसानों के बीच हाहाकार की स्थिति है और आपको हम सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के एक खाद दुकानदार का दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज सुबह सवेरे से किसानों की बड़ी संख्या में लाइन में लगे हुए हैं और जो स्थिति है वो ये है कि किसान लाख परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है और किसानों का यह दुर्दशा कहा जा सकता है कि खेतों में लगे फसल खाद के बिना सूख रहे हैं, लेकिन किसानों को जिला प्रशासन या कृषि विभाग के द्वारा खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और किसानों में हाहाकार की स्थिति है यूरिया खाद को लेकर। और बड़ी तादाद में किसान पिछले लंबे अरसे से खाद को लेकर परेशान है, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या कहना है, क्या दिक्कत हो रही है?
खाद का दिक्कत हो रही है। क्या क्या परेशानी? खाद के लिए 5 वर्ष से लाइन लगा रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रहा है। तो दिन से लाइन में लोग लग के खड़ा हो रहा है, लेकिन उसको खाद नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है? अन्य लोगों को खाद है, लेकिन अन्य लोगों को खाद दिया जा रहा है और लाइन वाला को दिया जा रहा है। हाँ, वो सब किसान बोल रहा है जैसे ज्यादा पैसा भी लिया जा रहा है। 500 रुपया बोल रहा है, ले रहा है। देना कितना है, लेना कितना है? 266 रुपया हम देना है यूरिया। अच्छा, 500 में दिया जा 500 में दिया जा रहा है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले के किसानों की स्थिति क्या है। एक तो खाद नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ वैसे दुकानों से खाद की कालाबाजारी हो रही है, जहां सरकार के द्वारा उन्हें खाद उपलब्ध कराया जाता है ताकि सहूलियत से किसानों को मिल सके। लेकिन स्थिति काफी खराब है और किसान यहां परेशान है, बेचैन है अपनी फसल को बचाने के लिए, लेकिन खाद के बिना उनकी फसल प्रभावित हो रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और खबर आपको बेतिया के नरकटियागंज से बताते हैं, जहां पर नेपालियों की ओर से नाला बंद किए जाने के बाद अब भारतीय क्षेत्र में जो नाला का निर्माण कार्य हो रहा था, अब उसमें रुकावट आ चुकी है और इसकी वजह से भारतीय आबादी पूरी तरह से प्रभावित है। आपको बताते चले कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर अब पानी का संकट गहरा चुका है। दरअसल नेपाल से होकर नाला भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, जिससे सीमावर्ती इलाके में आधा दर्जन से अधिक गांव के लोगों को पटवन और अन्य जरूरतों के लिए पानी मिलता है। नेपाल के इस हरकत से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और लोगों ने ये चेतावनी दी है कि अगर कोई हल नहीं निकला तो पंडई नदी पर बने पुल से नेपालियों का भारत में प्रवेश रोक दिया जाएगा। और बिहार में टैक्स चोरी के बाद वाणिज्य कर की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इस कार्रवाई के तहत लगातार छापेमारी भी की जा रही। कई दुकानों में छापेमारी की गई। आपको बताते चले कि भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हावड़ा जमालपुर कविगुरु एक्सप्रेस के वीपी से करोड़ों की रेडीमेड गारमेंट्स को जब्त किया गया है। बिना बिल, प्रपत्र और ई-वे बिल के कपड़े ले जाए जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद वाणिज्य कर विभाग की टीम और भागलपुर अंचल के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। सेल टैक्स चोरी को लेकर लगातार सेल टैक्स विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर में चौथी बड़ी कार्रवाई इस बार की गई है और जिसमें कविगुरु एक्सप्रेस से जो है 417 कार्टून जो है रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़े बरामद किए गए हैं, जो कविगुरु एक्सप्रेस के लगेज जो सामान जिसमें आता है उसमें रखा हुआ था और उससे जो है सेल टैक्स विभाग ने जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वहीं अभी इसका वैल्यूएशन नहीं हुआ है। टीम जो है जब्त करके कपड़ों को जो है सेल टैक्स विभाग के गोदाम में ले गई है, वहीं उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। वहीं जो जानकारी मिल रही है कि 50 से 60 व्यापारी जो हैं भागलपुर के, उनका ये सामान था, जिनके बारे में भी सेल टैक्स विभाग अब पता करने में लगी हुई है कि कौन कौन व्यापारी थे जो ये सामान जो है कलकत्ता से मंगा रहे थे और उन्होंने टैक्स इसकी नहीं दी थी और कब से ये धंधा चल रहा था, इसकी जानकारी जुटाने में सेल टैक्स विभाग जुट गई है। कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई सेल टैक्स विभाग के द्वारा की गई है और लगातार जो है विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। वहीं अधिकारी अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।